हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो कल तक अपन ने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वो सारा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का पीछे वाला भाग है वो लंबा होकर क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, मेरु रज्जु बनाता है। तो आज का हेडिंग लगाइए स्पाइनल कॉर्ड। तो टुडेज टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं क्या है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को जोड़ते हैं अपन किससे? बॉडी से। शरीर के सारे अंगों से जोड़ता है, बॉडी ऑर्गन से जोड़ता है ब्रेन। तो इन अंगों से सूचनाएं ब्रेन को जाती है और ब्रेन से सूचनाएं वापस किसको आती है? बॉडी को आती है। जैसे मैंने यहाँ पे टच किया तो यहाँ टच की सूचनाएं मेरे मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क वापस इसको रिप्लाई करेगा, तब मैं यहाँ से अंगुली हटा लूंगा। इसे अपन कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। एक्शन रिएक्शन न्यूटन का तीसरा नियम। एक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो ठीक है, जब सूचनाएं मस्तिष्क में जाती है तो इसको अपन कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन न्यूरॉन को अपन अब बोलेंगे नर्व। क्या बोलेंगे? नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जैसे न्यूरॉन बाहर आता है हम उसको बोलते हैं नर्व। ठीक है, चलिए। और वापस सूचना लेकर आती है, इसे अपन बोलते हैं संवेदी था वो, ये है प्रेरक। प्रेरक को कहते हैं मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन। ये सूचनाएं ब्रेन से लेके आता है और ये सूचनाएं ब्रेन में ले जाता है। ठीक है ना? तो क्लियर? चलिए साहब, अब क्या है देखिए, आप इसको आप सूचनाओं को ब्रेन तक लाते हो, उसको आप एफरेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एफरेंट न्यूरॉन। और ये सूचनाएं ब्रेन से वापस बॉडी तक लाता है, यानी वापस रिप्लाई करता है। इससे आप बोलोगे इफरेंट न्यूरॉन। क्या बोलोगे? इफरेंट। आपने उसमें पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, जब बोमन कैप्सूल पढ़ा तो एफरेंट ब्लड लाती है और इफरेंट ब्लड ले जाती है अभिवाही और अपवाही धमनी का जो थी इफरेंट। करेक्ट? तो देखो, तीन सेंसरी भी नाम है, एफरेंट भी है, इधर लाती है उसे मोटर भी कहते हैं और इफरेंट नर्व भी कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, अब मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे ये ब्रेन आ गया, ये आ गया ब्रेन। ओके, और इस ब्रेन से कौन जुड़ी है? स्पाइनल कॉर्ड। ये लीजिए साहब, ये आ गई मेरु रज्जु, इसको अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। समझना, बेसिक समझना थोड़ा फटाफट हो। स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां से जैसे मैंने मान लो कोई पिन चुभाई तो यहां से तंत्रिका जाएगी किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। तो ये कौन सी नर्व है सूचनाएं ले जा रही है? ये कौन सी हो गई? सेंसरी। अब इसको बोलेंगे अपन सेंसरी ट्रैक्ट, क्योंकि जब तक न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है अपन उसको बोलते हैं ट्रैक्ट। जैसे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आता है उसको, या बाहर रहता है उसे अपन बोलते हैं नर्व, है ना? ट्रैक्ट। या ये ऊपर की ओर जा रहा है तो अपन इसको बोल सकते हैं कौन सा? एसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बोल सकते हैं? एसेंडिंग ट्रैक्ट। क्लियर? अब यहां से मस्तिष्क से सूचनाएं वापिस आएगी। ये लो, ये वापिस आई, ये न्यूरॉन वापिस आया इस जगह पर। तो ये कौन सा हो गया? मोटर। वापस रिप्लाई लेके आ रहा है ब्रेन से, ये हो गया मोटर ट्रैक्ट या मोटर न्यूरॉन। ट्रैक्ट का मतलब होता है गुच्छा, एक्सोन का गुच्छा। या जब तक एक्सोन जो होता है, न्यूरॉन का भाग जो एक्सोन होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रैक्ट। और जैसे ही बाहर निकलता है उसको बोलते हैं नर्व। ठीक है ना? चलिए, ये मोटर ट्रैक्ट है जो नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं क्या? डिसेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक तो सूचनाएं ले जाने वाला, वो सेंसरी ट्रैक्ट है, लेके आने वाला मोटर है। ये ऊपर जाता है इसलिए असेंडिंग कहते हैं, ये नीचे आता है इसलिए डिसेंडिंग कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं है, एक्सोन का बंडल है। क्या है? एक्सोन का बंडल है, जिसमें दो तरह के ट्रैक्ट होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। ठीक है, ये आपके हो गए ट्रैक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ दूसरे पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन से ही, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा विस्तृत हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये लंबा हो गया है। एक्सटेंशन से ही स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। ध्यान रखना, पहली बात तो ये होता है, जिसमें सेंसरी यानी संवेदी तथा प्रेरक यानी मोटर जो रिप्लाई लेकर आते हैं। मोटर ट्रैक्ट, ट्रैक्ट यानी न्यूरॉन, एक्सोन भाग, ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन के एक्सोन के बंडल पाए जाते हैं, जो सूचनाएं मस्तिष्क से लाते हैं और मस्तिष्क से वापस अंगों तक
ले जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से निकलने वाली नर्व्स को यानी तंत्रिकाओं को, जो निकलकर बाहर आती है, बाहर जो आ रही है नर्व्स को, निकलने वाले नर्व्स को या तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। रीढ़ की हड्डी से मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को अपन क्या बोलेंगे? मेरु तंत्रिकाएं। और खोपड़ी से निकलने वाली को बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। ध्यान रखना, 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल नर्व यानी मेरु तंत्रिकाएं सभी मिक्स्ड प्रकार की होती है। मिक्स्ड प्रकार की होती है। यहां मिक्स प्रकार से क्या अभिप्राय है? या मिक्स का मतलब है इसमें संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार के एक्सोन पाए जाते हैं। ठीक है ना? इसमें मिक्स से मतलब क्या है? इसमें सेंसरी तथा मोटर दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए साहब, अगली बात, जैसे मैं ये बना दिया खोपड़ी और ये आ गई स्पाइनल कॉर्ड, ये आ गया ब्रेन, BRAIN ब्रेन, और ये आ गई स्पाइनल कॉर्ड। सुनना मेरी बात। अब ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिका को आप क्या बोलोगे? ये कहलाती है कपाल तंत्रिकाएं। क्या कहलाती है? कपाल तंत्रिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व। ये कितने जोड़ी होती है? ये होती है 12 जोड़ी, 12 पेयर्स। ध्यान रखना, ये होती है कपाल तंत्रिकाएं। अब इस मेरुरज्जु से निकलेगी वो कौन सी होगी? आपके मेरु तंत्रिकाएं। तो आप देखिए, यहां से निकलती है C8 यानी कि ग्रीवा भाग। जैसे अपन ने लोकोमोशन और मूवमेंट में पढ़ा होगा, ऊपर वाली कशेरुका को क्या कहते हैं? ग्रीवा। नीचे वाली क्या कहते हैं? वक्षीय। फिर कहते हैं कट्टी, फिर त्रिक, और फिर पूंछ। इस तरह से मैं लिख रहा हूं। तो गर्दन वाले भाग से कितनी निकलेगी? 8 जोड़ी। 8 इधर है और 8 ही इधर है, तो C8 हो गई। वक्षीय भाग से निकलती है T12 जोड़ी। कट्टी भाग से यानी L से निकलती है 5 जोड़ी। सैक्रम से निकलती है 5 जोड़ी यानी S5। और पूंछ वाले भाग यानी कॉक्सिस वाले भाग से निकलती है केवल 1 जोड़ी। P लिख रहा हूं मैं, P का मतलब यहां है जोड़ी। क्लियर? तो मेरु तंत्रिकाओं का सूत्र क्या हो जाएगा? C8 यानी सर्वाइकल से 8 जोड़ी, थोरैक्स से 12 जोड़ी, लंबर से 5 जोड़ी, सैक्रल से 5 जोड़ी, और पूंछ वाले भाग यानी कॉक्सिस से केवल 1 जोड़ी। टोटल कितने जोड़ी हो गई? देख लो, आप जोड़ लो इनको। टोटल हो गई आपकी कितनी? 31 जोड़ी। तो ग्रीवा भाग से 8 जोड़ी, 12 जोड़ी, 5, और बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं का सूत्र बनाते हैं। उसमें C7 होता है कि ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है, लेकिन तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ध्यान रखिएगा। ये आपके हो गई कपाल तंत्रिका ऊपर 12, और ये हो गई नीचे वाली मेरु तंत्रिका है। ठीक है, कितने जोड़ी? 31। ये कितनी है? 12। ये सभी मिक्स है, ये मिक्स नहीं होती है, अलग अलग होती है। वो अपन पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र तब बात करेंगे। ये लिखिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए साहब,
चलिए साहब, अब आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से प्रारंभ होकर L2 लेवल यानी कटी कशेरुका संख्या 2 तक, किडनी कहां तक होती है? 3 तक, है ना, लेवल तक होती है। ध्यान रखना स्पाइनल कॉर्ड L2 पे खत्म हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात, लेंथ की बात करें, लेंथ मेल और फीमेल में अलग होती है। मेल में होती है 45 सेंटीमीटर, क्लियर है, और फीमेल के अंदर इसकी लेंथ जो होती है 42 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कम कर लो आप इसे। नेक्स्ट, अगर वेट की बात करें तो देख लो ओनली 35 ग्राम है, 35 ग्राम होता है स्पाइनल कॉर्ड का वेट, क्योंकि एक्सोन ही तो है, और क्या उसमें, ठीक है। चलिए साहब अपन बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का निचला भाग बल्ब के समान, अभी डायग्राम बनाऊंगा तो बना दूंगा मैं आपको, बल्ब के समान फूला होता है, उसे कोनस मेडुलरिस कैसे, ध्यान रखना हो, अभी बात बताऊंगा, डायग्राम में सब समझा दूंगा। कहते हैं कोनस मेडुलरिस से तंत्रिकाएं निकलती है, जो घोड़े की पूंछ की तरह प्रतीत होती है, यानी दिखाई देती होती है, इसे क्या बोलोगे? इसे कोडा में पूंछ, इक्विना यानी हॉर्स का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? इक्विना कहते हैं, क्लियर। तो 2 चीजें आ रही हैं, कोनस मेडुलरिस और कोडा इक्विना। अब मैं बना देता हूं आपके डायग्राम, फटाफट देखिए आप किस तरह से क्या बनाना है आपको डायग्राम, और उसके अंतर्गत आपको सारी चीजें दिखाई देगी। ये लिख लो, यहां तक आप ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो, सारे लिख लो, ताकि जगह मिल जाए अपन को डायग्राम में। लिखो, फटाफट लिखो। हो गया, चलिए। इधर देखिए आप ध्यान से, ये मैंने बना दी स्पाइनल कॉर्ड, इसको मैं खत्म कर रहा हूं कौन से लेवल पे? L2 लेवल पे। ये बल्ब के समान फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? कोनस मेडुलरिस। और ये आ गया फोरामेन ऑफ मैग्नम, इसके ऊपर वाला एरिया आ गया किसका? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये MO, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया, सही बात है। अब अपन दीवारें बनाते हैं इसकी, देखो ये कौन सा लेवल आ गया आपके? ये लेवल आ गया कौन सा? L2, और यहां से अपन खींचेंगे तो कौन आ जाएगा? ये आ गया आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन दोनों के बीच में ये है आपके कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ये आ गई आपके स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। इसकी लंबाई मान लो मेल होगा तो 45 सेंटीमीटर और फीमेल होगी तो 42 सेंटीमीटर, सही बात है। चलिए साहब, अब कौन कौन सी परतें घेर के रखते हैं? पहली परत जिसका नाम है, एक मिनट, जगह ज्यादा चाहिए मेरे को, ये पहली लाइन, ये आपके आ गई रीढ़ की हड्डी, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर है। बाहर तो कशेरुकाएं हैं और उसके बीच में कौन है? आपके स्पाइनल
कॉर्ड है, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये रीढ़ की हड्डी इसमें से पास हो रही है, तो बाहर वाली कवरिंग पहले आएगी कि नहीं आएगी, इसको सुरक्षा देने के लिए आएगी ना, इसको अपन कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन या मेरुदंड, सही बात है, ये आ गई बैकबोन। ओके, अब सबसे बाद में इसके परत आती है कौन सी, डूरामेटर। कौन सी आती है, 3 परतें होती है, डूरामेटर, ये आ गई डूरामेटर। 3 मेनिंजेज होती है ना मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को घेरने वाली, कितनी मेनिंजेज होती है, 3 होती है, DAP, डूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। और उसके बाद में आती है दूसरी परत जिसका नाम है, बोलो, एरेक्नोइड, ये आ गई एरेक्नोइड, जो केवल मैमल्स में होती है। और सबसे लास्ट में आ गई कौन, पायामेटर, ये आ गई कौन सी, पायामेटर, ये लीजिए। अब आप देखो ये तो एंड तक जाएगी, ये यही खत्म हो गई, ये किस लेवल पे खत्म हुई है, ये आपके खत्म हो गई S2 लेवल पे। कहां पर, S2 लेवल पे खत्म हुई है। कौन, 2 परतें, कौन कौन सी, डूरामेटर और एरेक्नोइड। कौन कौन सी, डूरामेटर और एरेक्नोइड कहां खत्म हो जाती है, आपके S2 लेवल पे खत्म होती है, ध्यान रखना। और पायामेटर देखो आप, पायामेटर यहां से चली आ रही है, अब यहां आने के बाद में ये क्या, L2, और ये एंड तक जाएगी, कहां तक, लास्ट तक, कहां तक, ये जाएगी CD1 तक। एंड में स्पाइनल कॉर्ड को पूरा खींच के रखती है, देखो आप, यहां से आके इसके नीचे से होकर फिर यूं जाती है। ये जो दिख रहा है ना पार्ट आपको, जो स्पाइनल कॉर्ड को नीचे तक, यानी एक ही मेम्ब्रेन है जो इसको हमेशा लिए लाइफ टाइम तक साथ रखती है, वो कौन सी है, पायामेटर। तो ये कौन सी आगे नीचे वाली आपके, पायामेटर, पायामेटर, ठीक है ना। इस भाग को अपन कहते हैं, इस भाग को, ये पायामेटर आ रही है, इस भाग को अपन क्या कहते हैं, इस भाग को अपन कहते हैं फाइलम। अंतिम भाग तक जाता है टर्मिनली, फाइलम टर्मिनली, जो कैसा पार्ट है, नॉन नर्वस है, इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूरॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है पायामेटर हो चाहे एरेक्नोइड हो चाहे डूरामेटर हो, ये सारी तीनों परतें किसकी बनी हुई है, संयोजी उत्तक की, है ना। तो ये किसका बना हुआ है, संयोजी उत्तक का ही भाग है, इसलिए इसमें कोई न्यूरॉन नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी लंबाई होती है कितनी, 20 सेंटीमीटर, किसकी, फाइलम टर्मिनल की। क्लियर। ये बल्ब की तरह फुला हुआ भाग देखो आप, ये इसे अपन बोलेंगे कोनस मेडुलरिस, अभी लिखा रखी है मैंने परिभाषा, देखना। और इस कोनस मेडुलरिस से घोड़े के समान तंत्रिकाएं निकलती है, देखो इस तरह से, ये बॉडी को सप्लाई करती है, अपने हाथ पैर और सबको जाती है। इन तंत्रिका से लगता है घोड़े की पूंछ है, तो इस भाग को अपन बोलते हैं कोडा, क्या, घोड़े को क्या बोलते हैं, इक्विना। ये लीजिए साहब, 3 भाग हो गए, कौन कौन से, कोनस मेडुलरिस, बल्ब के समान फूला हुआ, घोड़ा इक्विना, यहाँ से तंत्रिकाएं निकलती है, और नीचे वाला भाग कौन सा आपके, फाइलम टर्मिनली। क्लियर। अब भाई आप इधर आप देखोगे तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाहर वर्टिबल कॉलम है और फिर है डूरामेटर, या बीच में जगह है कि नहीं है, इस जगह के अंदर जो डूरामेटर और वर्टिबल कॉलम के बीच की जगह है, ये है ना, इस जगह को अपन बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, डूरा के ऊपर है ना, तो नाम हो गया एपी, एपी का मतलब हमेशा ऊपर ही होता है, एपिड्यूरल स्पेस, ध्यान रखिएगा मेरी बात, क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस। इसमें क्या क्या भरा होता है, इसके अंदर होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखना क्या क्या, देखो, और रुधिर वाहिनियों को अपन क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, और कनेक्टिव टिश्यू, ये सब भरा होता है इसके अंदर, एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये सब किसमें भरा है, एपिड्यूरल स्पेस में। अब देखो डूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में भी गैप है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल। ये तो ब्रेन में भी होता है, ये ब्रेन में ये नहीं होता है, कौन सा, एपिड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है, सब बातों होता है, इसमें भरा होता है, आपने लिखा ही है, कौन सा, सीरस फ्लूइड, ये लीजिए। तीसरा आ गया ये गैप, किसके बीच में, एरेक्नोइड और पायामेटर के, इसको अपन कहते हैं सब यानी नीचे, एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस। क्लियर। और इसमें भरा होता है, कहने की जरूरत नहीं है, कौन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये लीजिए। 3 स्पेस है, ध्यान रखना, 1 स्पेस, 2 स्पेस और 3 स्पेस, तीनों में अलग अलग चीजें होती है। ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं क्या करूंगा, जितनी परतें इधर है सेम परतें इधर होगी, तो मैंने एक तरफ बनाई है, ठीक है ना। अब मैं इसका एक यहां से क्या उठाऊंगा, एक ट्रांसफर सेक्शन, क्या काटूंगा, एक अनुप्रस्थ काट, और इस काट को मैं जूम करके बताऊंगा कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड की अंदर की संरचना
व्यवस्थित होती है। ये बनाइए आप पहले फटाफट, फिर अपन इसका एक ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं। हो गया। चलिए अब मैं इसका अनुप्रस्थ काट काटूंगा, ध्यान रखना इसका। जो मैंने बोला वो सारा आप नोट्स बनाते समय लिख लें, तो सारी लाइनें लिखाना पॉसिबल नहीं है, आप कुछ समझ सकते हो। क्लास हो तो भी मैं आपको, ऑफलाइन होती तो भी मैं बोल बोल के आपको लिखा था। अब मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को आप लिख ले पॉज कर करके। कॉनस मेडुलरिस क्या है, फाइलम टर्मिनल क्या है, एपिड्यूरल स्पेस केवल ब्रेन में होता है। एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनना, तो सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हो आप। तो रनिंग हॉर्स का बैच है, फटाफट चीजें एक्सप्लेन, प्रॉपर जो की पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने होते हैं। हेडिंग लगाइए, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट, जिसको अपन शॉर्ट बोलते हैं टीएस। ठीक है, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड का अनुप्रस्थ काट काटूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, देखिए इसकी संरचना पहले। 1 2 1 2, ये लीजिए, ये इस तरह बटरफ्लाई की तरह है। देखो अब मैं इसके अंदर से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बना रहा हूं। इसका जो ग्रे मैटर है अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। तो ग्रे मैटर अंदर बटरफ्लाई की आकृति का होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई की आकृति। मैं बटरफ्लाई बना रहा हूं, देख लो आप। ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है, दूसरी जो नीचे की ओर जा रही काटा है अपन ने अनुप्रस्थ काट। अब आप देखिए इसके बाहर की संरचना, ये देखिए आप फटाफट डायग्राम में। तो अपन ये डायग्राम बनाते हैं आगे का। तो इधर देखिए आप ध्यान से, थोड़ा ये रूट थोड़ा छोटा हो गया, इसको मैं ढंग से बना देता हूं। ये लीजिए आप तरह से इधर भी फूला हुआ भाग, ये लीजिए। अब सोच रहे हो कि आप एक जैसा दोनों तरफ क्यों, एक राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का। अपनी बॉडी का एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, इधर है जैसा ही उस तरफ है, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ओके, ये देखिए आप, थोड़ा इसको कर देता हूँ, ये लीजिए। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है अपना, यूं है इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से सीधा करता हूं तो ये भाग पीछे की ओर चला जाता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं डोर्सल पार्ट। कौन सा कहते हैं? डोर्सल, पृष्ठीय भाग, या कह सकते हैं इसको अपन पश्च भाग, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट, है ना। तीसरा नाम और है इसका, क्योंकि इधर वाले रूट में हमेशा, पीछे वाले रूट में हमेशा संवेदी तंत्रिकाएं आती है। कौन सी तंत्रिकाएं आती है? संवेदी, इसलिए इसको अपन कहते हैं अपन कौन सा? सेंसरी पार्ट। कौन सा कहते हैं? सेंसरी पार्ट, एक ही बात है। ये लीजिए आप, क्लियर। इसका उल्टा कर दो, जो आगे की ओर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वेंट्रल। तो ये आप लिख लो कौन सा पार्ट? वेंट्रल पार्ट लिख दो। वेंट्रल को अपन क्या लिख सकते हैं? अग्र। अग्र को अपन क्या कर सकते हैं? एंटीरियर पार्ट। क्या कर सकते हैं? एंटीरियर पार्ट। और यहां से प्रेरक तंत्रिकाएं निकलती है तो नाम हो जाएगा कौन सा? कौन सा? सेंसरी की जगह मोटर पार्ट या मोटर पार्ट।
ये लीजिए, क्लियर। अंदर वाला जो आप देख रहे हो ये वाला, ये अंदर है वो है ग्रे मैटर। कौन सा है, ध्यान रखना, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर अंदर है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ग्रे मैटर कैसा होता है, ये एच शेप्ड है, ध्यान रखना, एच शेप्ड, बटरफ्लाई आकृति का एच शेप्ड है। और बाहर जो होता है वो कौन सा होता है स्पाइनल कॉर्ड के, व्हाइट मैटर। ध्यान रखना, ब्रेन से उल्टा है इसका, नहीं है क्या। ब्रेन में आपने देखा होगा सेरिबेलम और सेरिब्रम में बाहर ग्रे होता है, अंदर व्हाइट होता है। इसमें अंदर समझ गए होंगे, अंदर क्या है, ग्रे और बाहर व्हाइट, यानी अपोजिट है, ठीक है। अब आप देखिए इधर से, ये व्हाइट है बाहर वाला पूरा, ये बीच में इसमें सीए से भरा होता है, इसलिए वो न्यूरल कैनाल है, न्यूरोसील कह सकते हो आप। अब आप इधर ध्यान दें, ये वाला जो दिख रहा है पार्ट आपको, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सेंसरी रूट है। कौन सा रूट है, सेंसरी रूट। रूट यानी इधर से ही वो आपके तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, संवेदी वाली। और ये वाला जो रूट है, हमेशा ध्यान रखना कौन सा रूट होगा, ये मोटर रूट होगा। इसलिए तो अपन ने इसको क्या लिखा है, देखो आप, मोटर पार्ट। सही बात है। चलिए, ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं, उधर भी है राइट में भी लेफ्ट, इसे कहते हैं पृष्ठ मूल गुच्छक। क्या कहते हैं, पृष्ठ मूल गुच्छक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पृष्ठ को क्या कहते हैं, डोर्सल। ये डोर्सल है, ये देख लो। मूल को क्या कहते हैं, रूट, और गुच्छक को कहते हैं गैंग्लियन। क्या कहते हैं, गैंग्लियन। पृष्ठ मूल गुच्छक होता क्या है, यहाँ पर सेल बॉडीज होती है। क्या होती है, सेल बॉडीज। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए कैसे, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक काट है, ठीक है। अब सपोज करो ये भाग है, ये मैंने बाहर से इस अंगुली पे टच किया, एक उद्दीपन दिया, ये उद्दीपन दिया मैंने यहाँ पर। उद्दीपन को अपन बोलते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं, स्टिमुलस दिया यहाँ पर आपने, उद्दीपन देते हैं। यहाँ पर कौन उपस्थित है, ये खूब सारे क्या, डेंड्राइट। क्या है, डेंड्राइट बोले तो इनको अपन बोल सकते हैं क्या, रिसेप्टर्स, या बोल सकते हैं क्या, डेंड्राइट, क्योंकि न्यूरॉन का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है, डेंड्राइट। ये डेंड्राइट यहाँ से निकला और संवेदी सूचनाओं को, ये डेंड्राइट है इतना बड़ा, ये संवेदी सूचनाओं को लाकर यहाँ पर डाल देगा। यहाँ पर इसकी सेल बॉडी है, ध्यान रखना। ये इतना बड़ा जो है, ये कौन से आ रहा है आपके, कौन आ रहा है, ये सेंसरी नर्व है। कौन सा है, सेंसरी भाग है, ये अंदर जा रहा है, देखो ये इतना बड़ा डेंड्राइट है, ध्यान रखना। और यहाँ आकर इसकी बन गई सेल बॉडी, यानी डोर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर क्या होती है, सेल बॉडी होती है, ध्यान रखिएगा। ये आ गई सेल बॉडी, क्लियर। अब यहां से निकलेगा एक्सोन, ये आ गया एक्सोन। ये एक्सोन यहाँ आकर एंड हो जाएगा आपके कौन से हॉर्न में, आपके यहाँ पर, ये लीजिए वेंट्रल में। ये पूरा हो गया, ये तो हो गया एक्सोन, यहां से लेकर यहां तक वाला, ये एक्सोन है, ये सेल बॉडी है इसकी, ठीक है। और ये लंबा सारा डेंड्राइट है, क्लियर। अब वापस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें पता है कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिसमें निर्णय लेने की क्षमता पाई जाती है। इनको अपन कहते हैं एंटीरियर, एंटीरियर नहीं, इस तरफ होती है हॉर्न। ये हॉर्न जो ये फुला भाग रहा है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है, ध्यान रखना, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। कौन सा पोस्टीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर पार्ट क्यों, चाहे पोस्टीरियर हॉर्न क्यों, चाहे एंटीरियर पार्ट क्यों, चाहे एंटीरियर हॉर्न। हॉर्न का मतलब है बाहर की ओर फुला हुआ भाग, ये देखो बाहर की ओर फुला हुआ भाग है। तो यहाँ पर कोशिकाएं होती है एंटीरियर हॉर्न सेल, इनमें डिसीजन लेने की क्षमता पाई जाती है। ये अच्छी कोश, मतलब निर्णय इन्हीं में होता है, ब्रेन में न्यूक्लियस में होता है, इसमें यहाँ पर होता है। यहाँ से दूसरा न्यूरॉन निकलता है, ये निकल गया, ये दोनों न्यूरॉन के बीच में क्या बन गया, सिनेप्स बन गया। यहाँ से न्यूरॉन का निकला, यहाँ आएगा, यहाँ आके सीधा किसको देगा, इसको। तो ये कौन सा है, वापस संदेश लेकर आ रहा है। तो ये कौन सा न्यूरॉन हो गया, मोटर। ये कौन सा हो गया, मोटर न्यूरॉन। और ये वाला कौन सा हो गया आपके, इधर जो मैसेज ले जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन। मैसेज जा रहा है सेंसरी और आ रहा किससे है, मोटर से। तो एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी क्या, देख लो, बिल्कुल। ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है, दोनों में एक जैसे ही होगा। ये है अनुप्रस्थ काट, किसका, आपके स्पाइनल कॉर्ड का। ये लिखिए, फिर अपन शुरू करते हैं रिफ्लेक्स। ये लिखिए फटाफट। हो गया, चलिए साहब।
अब अपन शुरू करते हैं रिफ्लेक्स। प्रतिवर्ती क्रियाएं, सेम ही डायग्राम अपन अभी वापस बनाएंगे। हेडिंग लगाइए रिफ्लेक्स। स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई, अब पढ़ते हैं अपन रिफ्लेक्स। प्रतिवर्ती क्रियाएं, पहला है रिफ्लेक्स सभी इनवॉलंटरी होते हैं, ध्यान, अनैच्छिक प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, इनवॉलंटरी होते हैं। क्लियर? इसमें ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों सम्मिलित यानी इन्वॉल्व होती है। क्लियर? अगली बात, रिफ्लेक्स सदैव न्यूरल यानी तंत्रिकाओं के द्वारा न्यूरल पाथवे से होते हैं, यानी कि तंत्रिकाओं से होते हैं, इसमें हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं रिफ्लेक्स के, पार्ट कौन कौन से हैं? पहला, जैसे मान लो रिफ्लेक्स क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया और एकदम हाथ हट गया ऑटोमेटिकली, आपके पीछे से कोई पिन चुभाते और आप एकदम हट जाते, तो वो कौन सा रिफ्लेक्स? जठर रस का स्त्रवण, ये सारे क्या है, मुंह में लार खाना, ऑटोमेटिक किसी के बारे में सोचते हैं और क्या रसगुल्ला खाने को मिलेगा, ऑटोमेटिक मुंह के अंदर लार आने लग जाएगी, है ना, स्मेल से, सोचने से, या थिंक अपने क्या नाम की मुंह में रसगुल्ला रखने से, बहुत सी चीजें हैं जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो आप देखिए रिफ्लेक्स के पार्ट कौन कौन से। सबसे पहले हमें सूचनाएं जाती कहां से? सबसे पहले सूचनाएं जाती है अपने किससे? रिसेप्टर से। रिसेप्टर यानी कि सूचनाएं देते हैं, वहां से वो जाती है कौन से न्यूरॉन में? एफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन का मतलब बताओ भाई क्या होता है? कौन सा न्यूरॉन जो संदेश ले जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा? संवेदी न्यूरॉन। ये तो ले जाएगा यहाँ से सूचनाएं ब्रेन तक, यहाँ तक पहुंचेगी किस में भी? ये पहुंचेगी कहाँ में? या तो पहुंचेगी ब्रेन में या पहुंचेगी स्पाइनल कॉर्ड में, दो जगह ही होते हैं सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पहुंचने के बाद में किस में आएगी? ये कौन सी नर्व में? इफरेंट नर्व में। इफरेंट नर्व यानी कौन सी नर्व हो गई? प्रेरक तंत्रिका, मोटर नर्व। और यहां से वापस आ जाएगी कहां पर? रिसेप्टर पर। ये पूरा क्या हो गया आपके? रिफ्लेक्स आर्क। आर्क यानी चाप, ये रिफ्लेक्स आर्क है पूरा। पहले 1 नंबर यहां, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, और वापस इसका जवाब दिया गया। यानी ये हो गया एक्शन, वो हो गया उसका रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन ही रिफ्लेक्स, ये इसके अंदर मेन मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम करते हैं रिफ्लेक्स का वर्गीकरण। क्लियर? फटाफट लिखिए, 1 2 3 चारों पॉइंट लिखिए आप, फिर वर्गीकरण करते हैं अपन फटाफट रिफ्लेक्सेस का। हो गया? चलिए सर,
चलिए अब अपन करते हैं वर्गीकरण किसका, रिफ्लेक्सेस का। चलिए साहब, रिफ्लेक्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले करते हैं अपन किसके आधार पर, रिफ्लेक्स का वर्गीकरण आपके किसके आधार पर, कंट्रोल सेंटर के आधार पर, कंट्रोल लेवल के आधार पर, कि ब्रेन से कंट्रोल होता है कि स्पाइनल कॉर्ड, लेवल के बेस पर। क्लियर। पहला है, अगर ब्रेन से कंट्रोल होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स। ये ब्रेन में मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, क्रेनियल। जैसे उदाहरण, रसगुल्ले को देखकर मुंह में लार का आना, ये कौन सा आपके क्रेनियल है, मस्तिष्क से किया जाना है, ठीक है ना। चलिए साहब, दूसरा है स्पाइनल। दूसरा है जो मेरुरज्जु के लेवल पर होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित सेल्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सी सेल आपको पता है, एंटीरियर हॉर्न सेल। क्लियर। उदाहरण, स्पाइनल रिफ्लेक्स के उदाहरण देखिए आप, क्या क्या हो सकते हैं। पिन चुभाने पर, पिन चुभाने पर हाथ को हटाना, आपके हाथ के अंदर पिन चुभा रहा हूं मैं, हाथ को हटाना, इसको अपन बोलते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स। इंग्लिश में बोलते हैं एक ही वर्ड, क्या, विड्रॉल रिफ्लेक्स। ये हो गया पहला वर्गीकरण, यानी क्रेनियल रिफ्लेक्स जो ब्रेन के मेडुला ओब्लोंगेटा से कंट्रोल होंगे, स्पाइनल रिफ्लेक्स जो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होंगे। पहली बात, ये जो है स्लो रिफ्लेक्स है, ध्यान रखना, ये टाइम लगता है, इसमें धीरे धीरे एक्शन होता है ना ब्रेन तक। और ये जो है वो कौन सा है आपके, फास्ट रिफ्लेक्स है, ध्यान रखना। तो स्पाइनल कॉर्ड तक ये डिसीजन यहीं से आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से, इसमें कहा जाना पड़ेगा ब्रेन तक, तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। स्लो रिफ्लेक्स एंड बिल्कुल साफ, ठीक है, ये लिखिए आप। उसके बाद में करते हैं दूसरा वर्गीकरण, जो कंडीशनल और अनकंडीशनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलिए देखिए साहब, अब दूसरा है रिफ्लेक्स। क्लियर। दो तरह का रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स, यानी अनुबंधित। ये किसके आधार पर है, प्रीवियस अनुभव को क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पर। दो तरह का, एक होता है अनुबंधित यानी कि कंडीशनल, और एक होता है अनुबंधित यानी कि अनकंडीशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्स। ये किया था साइंटिस्ट किसने, पावलोव ने। किसने किया था, पावलोव ने। किसके ऊपर, एक तो थी घंटी बजाता था, बेल डॉग एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना, कुत्ता और घंटी बजाता कुत्ता आता था, वो है, ध्यान रखिएगा। कंडीशनल रिफ्लेक्स, ये है
जन्म के पश्चात विकसित होते हैं। इनको, दूसरा पॉइंट, इनको सीखने के लिए पूर्व अनुभव की आवश्यकता होती है। सही बात है, सीखने के लिए पूर्व अनुभव की आवश्यकता होती है। यह पहले तो सेरिब्रम से नियंत्रित होते हैं, क्योंकि चीज को सीखना पड़ता है तो ब्रेन काम आता है, नियंत्रित होते हैं, लेकिन बाद में मेडुला ओब्लोंगेटा से नियंत्रित यानी कंट्रोल होते हैं। क्लियर? उदाहरण लिखूं मैं इसका आपको, जैसे टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी, ब्रेन यूज करना पड़ेगा। टाइपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ये सारी जितने भी प्रोसेस है वो आपको सीखने पड़ेंगे। सिंगिंग हो, चाहे हॉर्स राइडिंग क्यों ना, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, ये सीखनी पड़ती है सब, ये इनबिल्ट नहीं होती है। ऐसे खूब सारे हैं। अब उधर आइए, सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह है जन्मजात होते हैं, यानी जन्म से ही उपस्थित होते हैं, सीखने की आवश्यकता नहीं है। इनको लर्न यानी सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं है। क्लियर? यह जन्मजात उपस्थित होते हैं, इनको सीखने की जरूरत है ही नहीं। इनको कंट्रोल कौन करेगा? यही मेडुला ओब्लोंगेटा ही। यह मेडुला ओब्लोंगेटा से कंट्रोल होते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम्पल ले लें अपन, आई ब्लिंकिंग जानते हो आप? आंख को खोलना और बंद करना, आंखें टिमटिमाना, ब्लिंकिंग। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आईज। क्लियर? दूसरा, स्लाइवा, लार का स्त्रवण, स्लाइवेशन, लार का स्त्रवण। जठरस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण। क्लियर? जितने भी जूस हैं हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो स्त्रावित होते हैं, उन सब का स्त्रवण आ जाएगा इसके अंदर। लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर, जो कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम। क्लियर? स्नीजिंग, बताइए आपको, स्नीजिंग, छींक आना, वही कफिंग, खांसी आना, कफिंग, वोमिटिंग, बताया था ना मैंने आपको सारा, वोमिटिंग। खूब सारे ऐसे सेंटर है जिसका ये कंट्रोल ये करता है। और उदाहरण दूं आपने, पक्षियों का जो अपने भरतपुर केवला देवी जो उद्यान है, सेंचुरियन, बर्ड सेंचुरियन है, वहां पर साइबेरियन पक्षी आते हैं, आपको पता है ना, वो भी इसी के अंदर आता है। बर्ड माइग्रेशन, पक्षियों का माइग्रेट करके आना। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा जब छोटा दूध पीता उस समय ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर? ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आती है, जो आपको याद होनी चाहिए। और गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को हटाना, वो भी इसी में आएगा। गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को हटाना। क्लियर? ये सारी इसके अंतर्गत आती है। चलिए ये लिखिए आप, फिर एक वर्गीकरण और बचा है स्नेप्स की संख्या के आधार पर, वो करेंगे। ये लिखिए फटाफट।
ओके। चलिए साहब अगला लीजिए, तीसरा और अंतिम क्लासिफिकेशन, सिनेप्स की संख्या के बेस पर, ठीक है, रिफ्लेक्स का वर्गीकरण। एक है जिसका नाम है मोनोसिनेप्टिक, जो आपके सिलेबस में मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, ये है मोनोसिनेप्टिक। और एक होता है जिसमें सिनेप्स की संख्या एक से ज्यादा हो, उसे कहते हैं अपन पॉली सिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ये लीजिए, क्या है परिभाषा देखिए आप, संवेदी तथा प्रेरक यानी कि मोटर न्यूरॉन के बीच केवल एक ही सिनेप्स बनता है, केवल एक ही सिनेप्स बनता है। इसमें दो या दो से अधिक सिनेप्स बनते हैं। क्लियर? अगली बात, इसमें एक न्यूरॉन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्रेन में सब में होता है, इंटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट यानी सम्मिलित नहीं होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंटर न्यूरॉन सम्मिलित नहीं होता है। उसमें क्या लिखोगे, इसमें दो या दो से ज्यादा है तो बीच में कौन आएगा, इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व्ड यानी सम्मिलित होता है। क्लियर? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसके एग्जाम्पल लिखो आप सबसे पहले। इसका एग्जाम्पल है नी जर्क। जैसे आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें देखना, आप एक बंदा बैठा है, उसका पैर बना हुआ है, पैर पे एक जना एक हैमर यानी वो डॉक्टर जो है वो हैमर यानी हथौड़े से, प्लास्टिक का होता है वो डेफिनेटली, ऐसा नहीं लोहे से मार रहा, हथौड़े का थोड़ी, हैमर होता है प्लास्टिक का, उसे मारता है और देखता है कि मैं जो उद्दीपन दे रहा हूँ उसका रिप्लाई कितनी देर में आता है। ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है ना, उससे पता चल जाता है उसका सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड का नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। उसकी जांच करने के लिए रिफ्लेक्स टेस्ट किए जाते हैं। तो नी पर मारता है वो, यहाँ पर तो हो गया नी। और ये वाले मसल का नाम क्या है, बाइसेप्स। हमारे यहाँ आम के पीछे होती है वो कौन सी होती है, ट्राइसेप्स, तो वो भी जर्क होते हैं, तो ध्यान रखना, बाइसेप्स जर्क और ट्राइसेप्स जर्क, ये सारे होते हैं। ध्यान, ये टेस्ट के लिए होते हैं, बेसिकली टेस्ट है, ये टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक, पता लगाने के लिए कि नर्वस सिस्टम नॉर्मल है या नहीं है। इसके अंदर जो आएंगे वो आपके आएंगे कौन से, विड्रॉल, कौन से, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ये इसके अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर नी जर्क, आपके जो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल है वो इसके अंदर आएगा। जी विड्रॉल का मतलब आपको बताइए, किसी, अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले, याद करो ना, गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को हटाना। क्लियर? ये लिखिए। और इसका आपके दिया हुआ है किसमें, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी वाला जो एग्जांपल है वो किसके अंदर आएगा आपको पता है, मोनोसिनेप्टिक के अंदर। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये। अभी वो डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा, ये लिखिए आप फटाफट।
हो गया। चलिए अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो आप, वही बना रहा हूँ सेम। ये स्पाइनल कॉर्ड बना दी मैंने, जो पहले बनाया था सेम वही बनाना है, क्योंकि जो मोनोसिनेप्टिक है वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही होता है। क्लियर। अंदर वो बटरफ्लाई शेप या एस शेप क्या बनाना है, ग्रे मैटर, ये बना दिया ग्रे मैटर। ये लो, ये लीजिए आप, बिल्कुल अभी 2 मिनट का काम है, ये लीजिए। दोनों तरफ बना चाहो दोनों तरफ बना लो, एक तरफ बना चाहो एक तरफ बना लो, ये लीजिए। ये हो गया, एक साइड राइट मान लो, न्यूरोसील हो गई। इधर से ऐसे बना लो आप, ये लो, ये लो, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन हो गया, पृष्ठमूल गुच्छक, ये लीजिए, ये बन गया, बन गया स्पाइनल कॉर्ड। अब आप देखिए मैं बना रहा हूँ पैर, इस तरह से एनसीईआरटी में पैर बना हुआ है ऐसे, ये लीजिए, बना हुआ ना। अब इस पैर को आप देखना ध्यान से एनसीईआरटी बुक में, क्लियर। यहां पर ये अपने नी आ गई और यहां ये मसल से, क्लियर। और इस मसल के अंदर ये रिसेप्टर बना रहा हूं, रिसेप्टर को अपन कहते हैं स्पिंडल रिसेप्टर। क्या कहते हैं, स्पिंडल रिसेप्टर्स, या इसको अपन बोलते हैं गोल्जी टेंडन रिसेप्टर, करेक्ट। ये रिसेप्टर होते हैं हमारे मसल के अंदर, जॉइंट के अंदर। अब यहां पर एक हथौड़ा है एक बंदे के पास में, ये आ गया हथौड़ा, इसको अपने नाम दिया हैमर, हैमर यानी हथौड़ा। अब इस हैमर के यहाँ पर मारता है, किधर, फिर घुटने के ऊपर। टेंडन होता है, क्या होता है, टेंडन। यहाँ पे एक मसल होती है जिसका नाम है क्वाड्रिसेप्स, उसका टेंडन होता है, उस टेंडन पे वो मारता है। जैसे ही मारता है ये स्पिंडल क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, यहाँ पर टक लग लगते ही। तो यहाँ से एक तंत्रिका निकलती है, संवेदी तंत्रिका, जो यहाँ से होती हुई, ये इसका आ गया कौन, डेंड्राइट, और ये हो गई इसकी सेल बॉडी, और यह आ गई। यह आने के बाद में ये तंत्रिका 2 भागों में डिवाइड हो जाती है इस तरह से, ये लीजिए। तो ये कौन सी है तंत्रिका, संवेदी है, सेंसरी है, सेंसरी नर्व या न्यूरॉन, या इसको आप बोल सकते हो क्या, एफरेंट, एक ही बात है। मैसेज लेकर आ रही है, ये आ गया कौन, आपके डोर्सल रूट गैंग्लियन, जिसको शॉर्ट में मैं लिख दिया DRG, डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये मैसेज यहाँ तक आ गया। यहाँ आने के बाद में अब यहाँ पर जो सेल होती है उनको मैसेज मिलेगा। कौन सी सेल होती है, यहाँ पर बताया था मैंने आपको, कौन सी, एंटीरियर हॉर्न सेल, HSC मतलब एंटीरियर हॉर्न सेल। यहाँ पे बनेगा सिनेप्स, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन आएगा मोटर, ये आया, ये आकर यहाँ पे वापस रिप्लाई देगा इसका। ये लीजिए, ये कौन सा न्यूरॉन हो गया, ये हो गया कौन सा, मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व। ये कौन सी हो गई, इफरेंट। ये कौन सा फीडबैक देगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जैसे ही आप इधर मारोगे पेड़ थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी कि इस तरह से ये आगे की ओर हुआ थोड़ा सा, ये लीजिए, क्लियर। अब आपको ऐसे तो ये पूरा आगे चला जाएगा पाँव, लेकिन जाता नहीं है, थोड़ा सा जाकर रुक जाता है। इसका मतलब पीछे से कोई रोक रहा है, यानी कि अब यहाँ पर एक नई चीज आएगी। देखो या बीच में आएगा एक न्यूरॉन जिसका नाम है इंटर न्यूरॉन। क्या नाम है, इंटर न्यूरॉन। ये आ गया कौन, इंटर न्यूरॉन, क्लियर। ये हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि रोकता है किसी। यहां से दूसरा न्यूरॉन निकलेगा, यहां से निकला न्यूरॉन का, और ये आएगा पीछे की तरफ, ध्यान रखना, कहाँ, पीछे की ओर, यानी कि हमारे थाई की ओर पीछे आएगा। ये तो आगे आएगा, जब पैर आगे गया, ये पीछे आए तो पैर वापस अपनी नॉर्मल जगह पर वापस आ जाएगा। ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। ये भी मोटर ही है, ये भी कौन सा न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन भी है, लेकिन आया कहां से है, न्यूरॉन भी, लेकिन आया कहां से है, ये इंटर न्यूरॉन, यानी इसमें इंटर न्यूरॉन का रोल हो गया यहाँ पर। फिर भी अपन इसको क्या कहते हैं, मोनोसिनेप्टिक। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप कौन सा मानोगे, मोनोसिनेप्टिक। कितने सिनेप्स बन गए देख लो, इनके बीच में सिनेप्स बन गया, एक सिनेप्स यहाँ बन गया, एक सिनेप्स यहाँ। ये तो होना तो पॉलीसिनेप्टिक चाहिए, लेकिन है ये मोनोसिनेप्टिक। ध्यान रखिएगा, ये नी जर्क है। कौन सा जर्क है ये, नी जर्क, बनाइए साहब।
ओके गाइस, तो आज अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं अपन। ब्रेन कंप्लीट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गई, रिफ्लेक्सेस कंप्लीट हो गया। कल जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, उनके बारे में पढ़ेंगे, और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ओके, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।